नीतीश का भी कोई टेक्निकल इशू है तो वो कर नहीं पाएगा, तो मुझे कंप्लीट करना मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज हम सीखेंगे वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड टेक्नोलॉजीज, फुल स्टैक वेब डेवलपर्स क्या होते हैं, वेबसाइट वर्क कैसे करती है, और जो लास्ट में बताएंगे प्रोजेक्ट्स जो हम आने वाली वर्कशॉप में बनाने वाले हैं वो नीतीश बनवाएगा। पर उसका आज कुछ टेक्निकल इशू है तो आज वो कर रहा नहीं है, तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है? वेब डेवलपमेंट मतलब सिंपल ही है, वेब डेवलपमेंट जो हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसी वेब डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि आप किसी जॉब में जाएंगे तो आप आपसे पूछेंगे कि आपकी स्किल क्या है, तो आप कहोगे सी प्लस प्लस। और सी प्लस प्लस कोई स्किल नहीं होती, वो एक लैंग्वेज है जो आपको ऐसे डीए से राउंड क्लियर कराएगा। जैसे कि आप जाओगे पहले कि फ्रंट एंड इंजीनियर के रोल के लिए, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको फ्रंट एंड में इजी जॉब लेनी होती है, मतलब बैक एंड में हार्ड होता है थोड़ा जॉब लेना फ्रेशर्स के लिए, पर फ्रंट एंड इजी जॉब ले सकते हैं फ्रंट एंड में। तो मतलब आपके पास अगर डीएसए आता है आपको और आपको कोई डेवलपमेंट आता है, आप चाहे कुछ भी कर लो, वेब डेवलपमेंट कर लो, ऐप डेवलपमेंट कर लो, मशीन लर्निंग कर लो, ये तीन फील्ड हैं। ये तीन फील्ड आपको स्किल सिखाएंगी। आपको इन तीनों में से कोई चूज करना है, आपको वेब करना है, ऐप करना है, मशीन लर्निंग करनी है। वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अब ये मत पूछना किस में ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि पैसा तो सब में बढ़िया है। पर वेब डेवलपमेंट में क्या है ना, वो क्राउड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं वेब डेवलपमेंट में। तो इसमें मतलब कंपेयर करोगे मशीन लर्निंग और ऐप से थोड़ा कम पैसा मिलेगा, पर बढ़िया है, मतलब इसमें पैसा बढ़िया है, आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए तो। और सबसे इजी जॉब लेना वेब डेवलपमेंट में ही होता है, और ऐप्स तो इजी होता है वेब बनाना, क्योंकि आप बचपन से सीखते आओगे HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। नहीं वो सब तो नहीं जावास्क्रिप्ट, पर HTML तो पता ही होगा क्या होता है। और आपके शायद सिलेबस में भी होगा वेब डिज़ाइन करके HTML। तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है? वेबसाइट इज स्टैटिक इन नेचर, वेब एप्लीकेशन डायनेमिक इन नेचर। तो यह है विजुअल। तो वेबसाइट होती है दो टाइप्स की, एक होती है स्टैटिक इन नेचर, एक होती है डायनेमिक इन नेचर। अब दोनों का मतलब होता क्या है? स्टैटिक मतलब कि वेबसाइट वो जो आपको रिफ्रेश करोगे तो जो इस पे चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे आपने विकीपीडिया सर्च किया, विकीपीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, मतलब आपने विकीपीडिया पे सर्च किया विराट कोहली, अ, विराट कोहली, तो विकीपीडिया में जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी विराट कोहली के बारे में वो सेम रहेगी। उसकी बर्थडे क्या है, उसकी हाइट क्या है, वो कौन सी बैटिंग करता है, कौन सी टीम से खेलता है, ये हमेशा सेम चीज रहेगी। इसमें मतलब अब कितनी बार रिफ्रेश कर लो, कितने दिनों बाद भी आके देख लो, आपको सेम कंटेंट मिलेगा हर टाइम। तो ये होता है स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट का एग्जांपल। स्टैटिक मतलब आप उसके वर्ड से भी समझ सकते हो, स्टैटिक मतलब एक जैसा। तो आप कभी भी आप ये इसका बर्थडे 5 नवंबर को होगा, निकनेम चीकू है, और आज मैच भी खेल रहा है, तो आपको सेम चीजें मिलेंगी देखने के लिए। और डायनेमिक क्या होती है? डायनेमिक के एग्जांपल देता हूँ मैं, लिंक्डइन। आप लिंक्डइन ले लो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। आप लिंक्डइन पे आओगे, आपका जो फ्रंट पेज पे सबसे पहले जो पोस्ट आएगी, वो जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे बाद आओ तो वही पोस्ट रहेगी, वो रिफ्रेश होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। आप जितनी बार रिफ्रेश का बटन दबाओगे, कंट्रोल R दबाओगे, तो नई नई पोस्ट आपके सामने आ जाएगी, नई चीजें सामने दिखाई देंगी। यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, यहाँ कहीं और पोस्ट होगी, ये सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ये होता है डायनेमिक का एग्जांपल। तो ये होती है स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स। तो आपको सिंपल होता है स्टैटिक बनाना, सिंपल सी बात है, सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए स्टैटिक आना चाहिए, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डायनेमिक आना चाहिए। तो मार्केट में जो डिमांड है वो है डायनेमिक की, स्टैटिक की उतनी डिमांड नहीं है अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? 3 लेयर्स ऑफ वेब डिजाइन, स्ट्रक्चर, स्टाइल, बिहेवियर। अगर आपने कुछ ट्राई किया होगा फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट, या कभी जो 11th 12th में, तो आपको पता होगा कि HTML लगता है, CSS लगता है, जावास्क्रिप्ट लगता है। HTML मतलब कि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको जो जो कंटेंट कंटेंट चाहिए अपनी वेबसाइट पे, वो आप HTML में पहले ही लिख सकते हो। सारी चीज़ें लिख दो HTML की, मुझे ये वाली हेडिंग चाहिए, ये पैराग्राफ चाहिए, ये फोटो चाहिए, ये वीडियो चाहिए। आप पहले ही सब कुछ डिफाइन कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, पर वो HTML में आ जाएगा। पर आपको उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है, मतलब आपको अच्छे से उसको
अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, अच्छा दिखना चाहिए बिल्कुल, तो उसमें फिर CSS लगती है। CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इससे आप अपनी वेबसाइट की स्टाइल कर सकते हो। और CSS में बहुत सारी चीज़ होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं इसके बहुत सारे। आप पूछोगे फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क मतलब बेसिकली सिंपल उसका हम्म, एक तरह से शॉर्टकट कह सकते हैं। मतलब कि आपको जैसे CSS में कुछ डिज़ाइन करने के लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ती है, और फिर कुछ लोगों ने ऐसे फ्रेमवर्क बना रखे हैं जो 2 लाइनें काम है, आप उसमें एक ही वर्ड में लिख के कर सकते हो। तो CSS में बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप होता है और टेलविंड होता है। और टेलविंड ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। बूटस्ट्रैप करोगे तो वो ओल्ड फैशन हो गया, पर किसी का बूटस्ट्रैप करना हो तो वो मैं तो कहता हूँ मत करो, टेलविंड कर लो, टेलविंड कर लो, इससे बढ़िया। और फिर जावास्क्रिप्ट होती है। जावास्क्रिप्ट मतलब आपकी वेबसाइट को फंक्शन से देगी वो, मतलब कि आपने कहीं बटन पे क्लिक करा तो इसमें आप डिफाइन कर सकते हो बटन को क्लिक करने से क्या होगा, कहाँ पे खुलेगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन काम करते हैं सारे के सारे। तो ये होते हैं जावास्क्रिप्ट, इसलिए काम आती है वेबसाइट के अंदर। और आपको अगर बढ़िया जॉब चाहिए, आपको अगर रिमोट जॉब चाहिए या फिर बढ़िया फुल स्टैक डेवलपर का जॉब चाहिए, तो आपको जावास्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया आना चाहिए। और किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी हो तो यूट्यूब पे चैनल है नमस्ते जावास्क्रिप्ट, वो पढ़ाते हैं। उसका टीचर नाम क्या था, अक्षय सैनी नाम है उसका। आप उससे पढ़ सकते हो, नमस्ते जावास्क्रिप्ट सीरीज है उसकी, फ्री में पढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़िया है एकदम, एक डिटेल टॉपिक पढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया था फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर देखता है वेबसाइट पे, जैसे कि हम ये वेबसाइट अभी देख रहे हैं, ये है गूगल की डॉक्स स्लाइड शो वेबसाइट। इस पे देखो, यहाँ पे ये लोगो है, यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब लिखा हुआ है, ये फ्रंट एंड है जो हमें दिखाई दे रहा है। जो यूजर को दिखाई देता है वो होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और सबसे इजी जॉब मिलना इसी में होता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। इससे आप यूजर इंटरफेस बना सकते हो। अगर आप जितना सुंदर बनाओगे तो यूजर को अच्छा लगेगा कि आपने कितना बढ़िया वेबसाइट बनाई है। अब मान लो आपने वेबसाइट तो बना दी, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, सारी चीजें काम करती हैं, पर वो अच्छी देखने में अच्छी नहीं है तो कोई ज्यादा यूज नहीं करेगा। इसको आप UI भी कहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग UI UX डिजाइनर बनते हैं। किसी को इंटरेस्ट हो तो बताओ UI UX डिजाइनर बनने में, किसी को है कोई इंटरेस्ट? नहीं और तो ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस डिजाइनर बनते हैं, मतलब वो सिर्फ डिजाइन करते हैं कि ये लोगो यहाँ होना चाहिए, ये लिखा हुआ यहाँ होना चाहिए, इसकी स्टाइलिंग ऐसा होनी चाहिए। फिर जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो उसको डिजाइन करता है, कोड में लिख के, HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में। डिजाइनर काम होता है सिर्फ डिजाइन करने का, तो उनको बोलते हैं UI डिजाइनर, यूजर इंटरफेस डिजाइनर। और इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं, क्योंकि क्लाइंट कौन है, हम क्लाइंट हैं, हम इनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे साइड का डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि हम बस उनका फ्रंट एंड ही देख सकते हैं, इसलिए इनको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और जो कॉमन टेक्नोलॉजीज होती है वो मैं बता चुका हूँ पहले, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। आपको ये फ्री कंटेंट मिल जाएगा, W3 स्कूल वेबसाइट है, उस पर जाइए, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्री में सीखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया है एकदम फ्री में, स्टेप बाय स्टेप। मेन बात होती है आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना चाहिए, जब भी सीखना चाहिए। मतलब सीखने के वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्स सारे फ्री के हैं, कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी। बस अब होता क्या है, कोर्सेज लेने का फायदा क्या होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में सिखाते हैं कि आपको इसके बाद ये सीखना पड़ेगा, इसके बाद वो सीखना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आप मान लो पहले आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली, फिर आप HTML सीख रहे हो, फिर CSS सीख रहे हो, तो ये गलत फॉर्मेट है। आपको लाइन वाइज ही सीखना चाहिए, तभी आपको ज्यादा दिमाग में घुसेगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। कोर्सेज सिर्फ आपका टाइम बचाते हैं कि आपको कंटेंट ढूंढना ना पड़े। वैसे कंटेंट सारा इंटरनेट फ्री है, जो कोर्सेज मिलते हैं उनसे बहुत लाख गुना बेटर कंटेंट आपको इंटरनेट पर फ्री मिल जाएगा। बस बात यह है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए क्या करना है, उससे आपको बहुत टाइम बचता है। तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी HTML टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी 1989 में। और टिम बर्नर्स-ली वही फाउंडर थे WWW के।
जो वर्ल्ड वाइड वेब यूज करते हैं हम, वो टिम बर्नर्स-ली ने फाउंड किया था। शायद 1990 में करा था शायद। तो HTML एक साल पहले ही आया था उससे। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या आपने तो पढ़ा ही होगा इतना तो। अगर आपका वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है तो आपको HTML तो आती ही होगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है। ये स्ट्रक्चर बताता है वेब पेज का, हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट, VS कोड नोटपैड में लिख सकते हो। आप ऐसे में नोटपैड पे लिख सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल नोटपैड पे लिखने के लिए। VS कोड पे देखो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको थोड़ा अच्छा इंटरफेस दिखाई देगा, कह सकते हैं। और HTML की जो फाइल होती है डॉट HTML एक्सटेंशन लगता है उनपे। एक्सटेंशन मतलब वही है जो फाइल का नाम होता है, फिर उसके आगे डॉट करके उसका एक्सटेंशन होता है, मतलब वो डिस्क्राइब करता है ये फाइल कौन सी टाइप की। जैसे आपकी HTML फाइल है तो डॉट HTML, C++ फाइल है तो डॉट CPP, PDF है तो डॉट PDF। तो आपकी HTML वाली HTML से स्टार्ट होती है। और अभी जो करंटली लेटेस्ट वाला HTML चल रहा है वो है HTML5। HTML के पहले, इससे पहले 4 मॉडल आए थे। अभी लेटेस्ट वाला HTML5 चल रहा है। और फ्रंट एंड पैनल में CSS यूज होता है। CSS किस लिए यूज करते थे हम, कि हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट को हम सुंदर बना सकें, अच्छा बना सकें, उसका यूजर इंटरफेस बढ़िया बना सकें। पर जरूरी नहीं है कि आप CSS ही यूज करें। CSS के अलावा भी बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है जिससे आप अपने HTML फाइल को वो स्टाइल कर सकते हो। पर हम CSS क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। आप कहीं भी जाओगे तो आपको CSS ही मिलेगा स्टाइल किया हुआ, आपको कोई और दूसरी लैंग्वेज नहीं मिलेगी। वरना CSS के अलावा बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप कर सकते हो, पर CSS सबसे पॉपुलर है। ये हुआ था 1994 में, मतलब HTML के 5 साल बाद आया था CSS। हाकुन ने रिलीज किया था। रिस्पॉन्सिव लेआउट्स ऑफ वेबसाइट। अब रिस्पॉन्सिव लेआउट्स क्या होते हैं वेबसाइट के, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, जब तक आपका वेबसाइट को अच्छा नहीं माना जाएगा बिल्कुल। अब रिस्पॉन्सिव मतलब होता क्या है। अब रिस्पॉन्सिव मतलब आप समझ रहे होंगे कि रिस्पॉन्स दे कुछ, हमने मान लिया कुछ इनपुट दिया, वो आउटपुट दे कुछ, ऐसे रिस्पॉन्स। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स देता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रिस्पॉन्सिव मतलब होता है कि जो आपने वेबसाइट बनाई है वो अलग अलग डिस्प्ले पे, अलग अलग डिस्प्ले की साइज पे कैसे दिखने वाली है। जैसे कि अभी मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप पे ऐसे लैंडस्केप मोड में दिखाई दे रही है। पर अगर मैं सेम वेबसाइट को फोन में यूज करूंगा तो ये पोर्ट्रेट मोड में दिखाई देगी। मैं क्या दिखाता हूँ एक बार। ये देखो अभी लैंडस्केप में है, और मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो अ, अब मैं इसको फोन वाले मोड पे करता हूँ। तो मैं अपना डिवाइस सेलेक्ट करूंगा iPhone 12 Pro। तो देखो ये मेरे मेरे फोन वाले मोड पे पोर्ट्रेट में आ गया सब कुछ। मतलब ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, मतलब स्क्रीन साइज पे रिस्पॉन्स कर रही है, कि हमने स्क्रीन साइज चेंज किया तो इसने अपना कंटेंट चेंज कर लिया वेबसाइट का सारा, इधर का उधर चला गया। तो ये यूजर इंटरफेस को बढ़िया बनाता है। जब जैसे मैं, इसमें कोई टैब नहीं है क्या, iPad है, देखो मैं iPad ऐसे यूज करता हूँ, तो ये अपने आप को चेंज करेगा। देखो अपने आप को चेंज कर लिया मेरे वेब स्क्रीन के रिस्पॉन्स में। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, ना कि वो कि आप इनपुट दें वो आउटपुट दें। ऐसे रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं होता। तो हाँ, तो किसी को अब तक डाउट है तो पूछ सकता है अभी कुछ, कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे जॉब मिलेगी। हम्म, नीतीश कुमार खुद एक इंटर्न है, फ्रंट एंड इंजीनियर है, कंपनी में सेक्टर 62 में काम करता है, नोएडा के। तो आपको कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मतलब बोल नहीं पाया तो आप चैट पे भी लिख सकते हो। कोई डाउट अभी तक? नहीं लग रहा। चलो चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम? CSS तक। तो CSS हो गया। फिर आता है जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट बनी थी 1995 में, मतलब जीसस के बाद लास्ट में जावास्क्रिप्ट आई थी। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम सी प्लस प्लस करते हैं, जावा करते हैं, तो वैसे भी जावास्क्रिप्ट वही है। और और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट सेम सेम मिलता जुलता कुछ होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग हैं। जावा में आप अगर किसी को डीएसए करना है और उसको अभी पता नहीं है कि वो कहाँ से डीएस मतलब कौन सी लैंग्वेज से डीएसए करे, या फिर किसी कंफर्म नहीं है कि मैं सी प्लस में करूँगा, पाइथन में करूँगा या जावा में करूँगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जावा में अपना डीएसए करें। तो जावा से और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं होते। और अगर आप पाइथन में डीएसए करते हैं तो इंडिया में थोड़ा कम वैल्यू देते हैं पाइथन वालों को, पर बाहर है उनकी वैल्यू। पर इंडिया में पाइथन से अगर आपने डीएसए करा है तो उसकी वैल्यू कम रहेगी। अगर आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट लेना है तो आपको डीएसए करना चाहिए जावा में। पर अगर आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करनी है, आपको आईसीपीसी जीतना है, आपको ग्रैंड मास्टर बनना है कोड फोर्सेस पे, तो आपको सी प्लस प्लस करना चाहिए, क्योंकि फास्टेस्ट हो। पर जावा के अपने बहुत बेनिफिट्स हैं अगर डीएसए करोगे जावा में। जावा स्क्रिप्ट नहीं कह रहा मैं, जावा में कह रहा हूँ। जावा स्क्रिप्ट तो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेबसाइट के लिए। मतलब इससे आप अपने वेबसाइट में फंक्शंस डाल सकते हो बढ़िया बढ़िया। ये मेरा बटन है, मैं बटन पे क्लिक करा, ये ऑप्शन आ जाने चाहिए, ये ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो वहाँ पहुँच जाना चाहिए, वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो आप ऐसे जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और जावास्क्रिप्ट उतनी हार्ड नहीं होती सी प्लस प्लस की तरह, मतलब कि पहले इसमें वेरिएबल डिफाइन करो, फिर उसमें वैल्यू डालो, उसमें फिर सेमीकोलन लगाओ, इतनी हार्ड नहीं होती। जावास्क्रिप्ट सिंपल ही होती है आराम से, मतलब सिंपल इंग्लिश लिखी होती है, आपको बस थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। जैसे आप पाइथन किया होगा, पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी बहुत इजी है, बहुत इजी। जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल भी है, इससे आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हो। कौन है? हाँ, तो आप जावास्क्रिप्ट से बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, फंक्शन दे देगा आपके वेबसाइट को। तो आपके यहाँ तक ये फ्रंट एंड वाला पार्ट खत्म हो जाता है। और आपको अगर फ्रंट एंड करना है बिल्कुल, तो जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आते हैं मार्केट में। जैसे कि आप कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क इसका रिएक्ट है। आप रिएक्ट कर सकते हो भी, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। और आप क्या कर सकते हो और क्या होता है, हर एक नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस चल रहा है लेटेस्ट, मार्केट में नया नया है ये, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को सिर्फ फ्रंट एंड करना है तो वो रिएक्ट नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट कर ले, बहुत है। आप सिर्फ फ्रंट एंड इंजीनियर बनने के लिए बहुत है आपके लिए। ये है नेक्स्ट जेएस, 2016 में आया था ये। और बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, इससे आप बहुत खतरनाक खतरनाक वेबसाइट बना सकते हो, बढ़िया है। इसमें बहुत तगड़े तगड़े एनिमेशन होते हैं वेबसाइट में। नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो और रिएक्ट सीख सकते हो। चलो फिर, तो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, हम चलते हैं आगे बैक एंड पे। अब बैक एंड क्या होता है? बैक एंड मतलब वो होता है जो हमारी वेबसाइट में जो भी फंक्शन चल रहे हैं उसके पीछे क्या काम हो रहा है, वो उसका मतलब होता है बैक एंड। मतलब जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहाँ पे टेबल बैठोगे, आप खाना ऑर्डर करोगे, आपके पास वेटर आएगा, वो खाना देगा, आपको चले जाएगा। आपने सिर्फ उतना ही देखा, पर वो खाना बना कैसे, वो खाना वहाँ तक आया कैसे, ये सब काम होता है बैक एंड में। पीछे जो कुक होते हैं अंदर, जो अंदर शेफ होते हैं, वो बनाते हैं, गैस वैस होता है उनके पास, सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है अंदर। तो वही बैक एंड, मतलब उनको बैक एंड वो है पीछे का, जो यूजर को दिखाई नहीं देता, उस बैक एंड में चल रहा होता है। बैक एंड सिंपल सी लैंग्वेज है, बैक एंड। बैक एंड तो बैक एंड, बैक एंड में होते हैं तीन पार्ट, सर्वर, एप्लीकेशन, डेटाबेस। आपको बैक एंड चलाने के लिए सर्वर तो चाहिए। सर्वर मतलब जहाँ पे आपका वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होगा। बहुत सारे चीज, बहुत सारे प्रोवाइडर हैं वो सर्वर अपना थोड़ा फ्री में देते हैं। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन करने के लिए नेटलीफाई, वर्सल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो अपने सर्वर देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन कर सको। और फ्री का डोमेन देते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर, पर आपको बड़े सर्वर चाहिए, आपको कोई बड़ी वेबसाइट बनाई है तो आपको इसके बड़े सर्वर लेने पड़ेंगे। जैसे हॉस्टिंगर देता है, गो डैडी देता है, ये बड़े बड़े सर्वर देता है अपनी बड़ी वेबसाइट्स के लिए, जिसमें बड़ा डेटा स्टोर होता है। बहुत सारे यूजर्स पे डेली आते हैं, बहुत सारे यूजर्स पे काम करते हैं, तो उसके लिए बड़ा सर्वर चाहिए। छोटे सर्वर में वो क्रैश कर जाएगा, किसी भी काम नहीं आएगा।
तो बैकएंड वो सब बैकएंड का काम होता है, बैकएंड में होता है सर्वर, एप्लीकेशन होता है बैकएंड में आगे, डेटाबेस यूज होते हैं हम्म, और बैकएंड में डेटाबेस भी होता है। डेटाबेस आपको सुनने में ही समझ में आ रहा डेटाबेस होता क्या है। मतलब डेटाबेस एक तरह से बुक एड्रेस वाली बुक, जैसे कि पुराने जमाने में सब लोग अपने फोन नंबर बुक में लिखा करते थे, तो वो एक तरह से सबके नंबर का डेटाबेस है। मतलब जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है उस जगह को बोलते हैं डेटाबेस, सिंपल सा। और डेटाबेस भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक रिलेशनल डेटाबेस होता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे उतना, क्योंकि जब डेटाबेस का आएगा तो हम डेटाबेस फोकस करेंगे, पर अभी हमारा सिर्फ नॉर्मल सा इंट्रो देने का है कि आपको फ्रंट एंड बैक एंड में समझ में आ जाए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अरे मैंने यूजर कांट सी हाउ द बैकएंड वर्क, हाँ वो बता चुका हूँ कैसे यूजर देख नहीं सकता बैकएंड में क्या काम हो रहा है। और जो कॉमन चीज का टेक्नोलॉजी यूज होती है बैकएंड में, पाइथन होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, जावा होती है। देखा यहाँ पे जावा आपकी यूज में आ गई। जावा बैकएंड में बहुत यूजफुल लैंग्वेज होती है। और आप सोच रहे होगे पाइथन भी तो आ रही है यहाँ पर। पाइथन बैकएंड में बहुत बढ़िया चीज़ है, पर आपको डीएसए में पाइथन उतनी बढ़िया चीज़ नहीं है। क्योंकि पाइथन में यहाँ पे क्या होता है ना, सबसे मेन लिमिटेशन कि आपको इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे कि आप अपने सी प्लस प्लस में जावा में करोगे ना, तो आपको जब वेरिएबल डिफाइन करने होंगे तो उसमें आप चूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे इंट लेना है कि मुझे डबल लेना है, क्या मुझे कैर लेना है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना वेरिएबल चूज कर सकते हो। और पाइथन में ये चीज़ नहीं होती। तो उसमें से अपना वेरिएबल का नाम लिखो, पाइथन उसे खुद दे देगा आप लोग जितनी स्टोरेज चाहिए। तो इसलिए कंपनीज को चाहिए क्या कि उन्हें कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए वो पाइथन को प्रेफर नहीं करती ज़्यादा डीएसए के मामले में, तो बिल्कुल नहीं। तो आप जावा कर सकते हैं, जावा में सारी चीज़ें मिलेंगी आपको बढ़िया बढ़िया। आप जावा में कोडिंग करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही फ्री में सीखने को मिल जाएगी, मतलब क्योंकि जावा इसके बिना ऊप्स के बिना चलती ही नहीं है। तो आपको आसानी होगी बाद में आगे फ्यूचर में अगर जावा में डीएसए करते हो तो। आप बैकएंड टेक्नोलॉजी बात कर लें पाइथन की। पाइथन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन बैकएंड डेवलपमेंट, डिजाइन फ्लैक्स। पाइथन आपकी बैकएंड में काम आ सकती है, पाइथन आपकी डेटा साइंस में काम आ सकती है, पाइथन आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आ सकती है, मशीन लर्निंग में काम आ सकती है। और पाइथन बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कूल कूल प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आप अपना इमोशन डिटेक्टर बना सकते हो, जो आपका शक्ल देख के बता दे कि आपके इमोशंस क्या हैं। आप वायरलेस माउस बना सकते हो। मतलब पाइथन बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनते हैं। क्योंकि पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी से ज़्यादा लाइब्रेरी शायद पाइथन नहीं है। इतनी लाइब्रेरीज हैं कि बस आपको बस उनको इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है, बस बस उनकी यूज़ करिए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट आराम से बन सकती है। पाइथन पाइथन में भी, अरे पाइथन में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। सेम सबसे पॉपुलर होता है डीजेंगो और फ्लैश। डीजेंगो और फ्लैश आपको वेब डेवलपमेंट में काम आता है। हाँ, पाइथन से भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डीजेंगो एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें आप बस वो आपको कोडिंग लिखनी है नॉर्मल, उससे आपकी वेबसाइट बन जाएगी क्लियर। और वो अच्छी भी होती है, बढ़िया होती है, पर वो फ्रंट एंड के जॉब के लिए, हाँ, मतलब कि जॉब की जॉब मिलती है पर उतनी ज़्यादा नहीं मिलती जितनी आप अगर आप एच टी एम एल सी से जावास्क्रिप्ट करोगे, सब करोगे तो। आपको अगर फ्रंट एंड की चाहिए, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा मेन, और नेक्स्ट जेएस कर लो, बहुत बढ़िया। और आपको अगर रिएक्ट करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट करना है तो आपको सीएसएस आना चाहिए। मतलब सिंपल सी चीज़ है, आपको फ्रंट एंड करना है तो वो चार पांच टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, जो पहले फ्रंट एंड बताई थी मैंने। पाइथन कैन बी डिप्लॉयड बाय डॉक्यूमेंट प्लेटफॉर्म वेब सर्वर, हाँ पाइथन से आप सर्वर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये AWS मतलब होता है अमेजोन वेब सर्विसेज। अमेजोन वेब सर्विसेज मतलब कि जो अमेजोन वाले होते हैं वो अपने सर्वर देते हैं। और एड अमेजोन का वो कौन है CEO, जेफ बिजोस, हाँ जेफ बिजोस। तो आप सबसे ज्यादा उसका रेवेन्यू AWS से ही आता है। मतलब जो इसकी ऐप है जो ये अमेजोन वाला, आप सोचते हो कि सिर्फ उसी से आता है, पर वो ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू से AWS से ही आता है, क्योंकि इंटरनेट पे जितने भी सर्वर्स हैं, शायद 80-90% सर्वर्स AWS पे ही वर्क करते हैं। सबसे ज्यादा वर्क करते हैं AWS पे ही।
जितने भी लोग हैं सारे AWS की सर्वर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में बढ़िया बढ़िया सर्वर देता है। और एजर, ये एजर होता है माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट देता है ये सर्विस प्रोवाइडर। गूगल क्लाउड सिंपल सा गूगल ही देता है ये वाला, ये गूगल देता है, ये माइक्रोसॉफ्ट देता है, एजर, AWS, Amazon देता है। तो ये तीन मेजर वेब वो है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको क्लाउड को सीखना है तो क्लाउड के वर्कशॉप हम अलग से रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है नोड जेएस की बारी। नोड जेएस, ये बैकएंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोड जेएस। अगर आप बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको नोड जेएस तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। ये नोड जेएस क्या करता है, आपके बैकएंड में जावा जो कोड होता है वो चलाने में आपकी बहुत मदद करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें आप अपने एपीआई बना सकते हो, इसमें आप वेब पूरी चीजें कर सकते हो, मतलब जो भी कर सकते हो। अब सोशल नोड जेएस करता है क्या है, तो जैसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको अपनी फाइल अपलोड करनी पड़ती है। और वो फाइल अपलोड का काम कैसे होगा, तो ये आया है क्या मीटिंग में, पाल किशन। तो आपको इसलिए फाइल अपलोड करनी है। अब फाइल अपलोड करने का काम कैसे होगा, आपको पहले अपने सिस्टम में जाना पड़ेगा, मतलब आपको अपने सिस्टम से वेबसाइट पे फाइल को अपलोड करना है। तो वहाँ पे नोड जेएस काम आता है। मतलब आपको, आप अपने सिस्टम को वेबसाइट से शेयर कर रहे हो, अपने सिस्टम, अपने पर्सनल सिस्टम को, क्योंकि आप अपने पर्सनल सिस्टम से तो अपनी फाइल भेजोगे और वेबसाइट पे, तो वहाँ पे नोड जेएस काम आता है। सिंपल सी भाषा में एक वेबसाइट को अपने लोकल सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए नोड जेएस यूज करते हैं। नोड जेएस में आपने एपीआई बना सकते हो। एपीआई क्या होते हैं, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या करते हैं, आपकी मान लो कोई बड़ी सी सर्विसेज है, आपको उसकी कोई एक सर्विस चाहिए जो आप अपने अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हो। जैसे एक ओपन वेदर एपीआई आता है, वो फ्री का एपीआई है, अगर आपको कभी टेस्ट करना हो तो आप यूज कर सकते हो ओपन वेदर। उसमें क्या होता है, वो अपना फ्री का एपीआई देते हैं, आप उनका एपीआई यूज कर लो, उनके पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं आपको कैसे कैसे यूज करना है, तो अपने अपने कोड में कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे यूज करना है। आप ओपन वेदर का एपीआई यूज करोगे तो वो क्या करेंगे, आपको अपने प्रोजेक्ट में दिखाना है, मान लो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपको ऊपर दिखाना है कि यहाँ का वेदर क्या, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इस वाले शहर का टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो आप ओपन वेदर का एपीआई यूज कर सकते हो। उनका एपीआई से आप उनके सर्वर से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि वहाँ का वेदर कैसा चल रहा है। और ये फ्री टू यूज है ओपन वेदर वाला, मतलब बहुत सारे एपीआई होते हैं जो पैसे लेते हैं, बहुत सारे। जैसे अभी पहले ट्विटर का एपीआई फ्री था, पर जब से इलॉन मस्क ने ये खरीद लिया है और उसको नाम चेंज करके एक्स कर दिया है, तो अब वो एपीआई के पैसे लेते हैं, वो शायद $100 महीने का लेते हैं। अब पहले फ्री था वो, कोई भी यूज कर सकता है ट्विटर का एपीआई, पर अब वो पैसे होगा। अगर आपको एपीआई का टेस्ट करना है तो ओपन वेदर एपीआई वो फ्री में आपको अपना एपीआई दे सकता है। मैं कहता हूँ ओपन वेदर है तो अभी फ्री होगा, कि मैंने तो प्रोजेक्ट नया था 3-4 महीने पहले। हाँ देखो ये वो वेदर एपीआई है, आप इसका यूज कर सकते हो बिल्कुल अपने कोड में। यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कैसे कैसे करना है, आप यूट्यूब पर आराम से देख सकते हो कैसे ओपन वेदर का एपीआई यूज करना है। बस सिंपल होता है एपीआई यूज करना। एपीआई मतलब बनी बनाई चीज है, बस अपने कोड में यूज करना है। तो ये एपीआई से काम बनाने में काम आता है नोड.js। आप इसमें माइक्रो सर्विसेज भी कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज मतलब आपको क्या समझ में आता है, माइक्रो मतलब छोटा, सर्विसेज छोटी छोटी सर्विसेज, मतलब अपने वेबसाइट को आप छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपको फाइल अपलोड करनी है तो उसकी एक अलग फाइल, अलग सर्विस है उसकी एक। और आपको कुछ ड्राइंग बनानी है तो उसकी एक अलग सर्विसेज है। तो ऐसे आप इसमें डिवाइड कर सकते हो सारी सर्विस को अलग अलग। तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो नोड जेएस माइक्रो सर्विसेज को हैंडल करने में काम आता है।
तो मतलब आपको बैकएंड इंजीनियर बनना है तो नोड जेएस तो आना ही चाहिए। सबसे मेन चीज़ है नोड जेएस। और फिर आती है जावा। आप ये ऑप्शनल है, मतलब आपको बैकएंड इंजीनियर बैकएंड में जाना भी है तो आपको जरूर नहीं है कि जावा ही है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जैसे नोड जेएस सीखा है तो आप नोड जेएस के फ्रेमवर्क्स होते हैं बहुत सारे। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, एक्सप्रेस जेएस। आप नोड जेएस का फ्रेमवर्क सीख लो, एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस सीख लो, आप आपकी बैकएंड में जॉब लग जाएगी। पर अगर आपको जावा आती है, आपने डीएसए कर रखी है जावा से, तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा इंटरव्यू में कि आपने जावा से डीएसए कर रखी है, तो मतलब आपको बैकएंड भी आपको आता ही है। फ्रेमवर्क इसमें भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब फ्रेमवर्क तो हर लैंग्वेज में होते हैं, हर हर चीज़ में आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे। और ये फ्रेमवर्क अनलिमिटेड होते हैं, मतलब आपको एक दो साल में हर बार नए फ्रेमवर्क आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, आते ही जाते हैं, कभी फ्रेमवर्क खत्म नहीं होते। बस आपको चूज करना है जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो डिमांड में है। जैसे मैंने आपको बताया अभी फ्रंट एंड में डिमांड में चल रहा है रिएक्ट। रिएक्ट मतलब पुराना भी है पर अभी वो ट्रेंडिंग में है। और नेक्स्ट जेएस अभी नया नया आया 4-5 साल पहले ही, पर वो ट्रेंडिंग में है नेक्स्ट जेएस, और उसका बहुत मोटा पैकेज मिलता है। तो नेक्स्ट जेएस कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। जावा एकदम मैच्योर वेल एस्टेब्लिश्ड, हाँ जावा बहुत पुरानी है तो मैच्योर भी है, एकदम स्टेब्लिश है, एकदम स्टेबल है। मतलब हाँ आपको जावा भी आती है तो एक प्लस पॉइंट है बैकएंड इंजीनियर बनने के लिए। तो अब बात आती है फुल स्टैक इंजीनियर्स क्या होते हैं। फुल स्टैक मतलब जो मैं जितना भी पूरी जो कहानी बताई उसको सारा आता है। उसको फ्रंट एंड भी आता है, उसको बैक एंड भी आता है, उसको डेटाबेसेस भी आते हैं, उसको एपीआई भी आता है, उसको गिटहब भी यूज करना आता है। उसको जो जितनी मैं स्लाइड दिखाई है उसको सारा कुछ आता है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। आप सोचोगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के पैसे ज्यादा मिलते होंगे। हाँ सिंपल सी बात है, ज्यादा ही मिलते होंगे, उसको सब आता है तो। पर ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसको ज्यादा ही मिले फ्रंट एंड इंजीनियर से। मान लो फ्रंट एंड इंजीनियर ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है, फुल स्टैक वाला उतना नहीं है, तो उसको कम ही मिलेंगे, सिंपल सी बात है। पर फुल स्टैक को क्या होता है कि मान लो आपकी कहीं पे जॉब लगी फुल स्टैक इंजीनियर के तौर पे, तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम नहीं देंगी, वो आपको दोनों को एक ही काम देंगे जो उनके लिए सूटेबल हो। वो आपके आपसे फ्रंट एंड पकड़ा देंगे या फिर आपको बैक एंड पकड़ा देंगे, आपसे दोनों पे काम नहीं करवाएंगे। अनलेस वो स्टार्टअप ना हो और आपने स्टार्टअप में ज्वाइन करा है तो आपको अब सारा काम खुद करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। पर स्टार्टअप अगर आपको स्टार्टअप ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है अभी तो कर लो, बिल्कुल कर लो, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। क्योंकि आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। आपको पूरा फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, बैक एंड बनाना पड़ेगा, एपीआई बनाने पड़ेंगे, डेटाबेस बनाने पड़ेंगे, आपको उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा, यूएक्स यूआई भी सीख जाओगे अपने आप ही। हाँ इसमें देखो, इसमें इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो ये जरूरी नहीं है आपको सारा आए इसके अंदर से, आपको जो मेन मेन चीजें बताई बस आपको उतना ही आएगा तो आप बड़े आराम से फुल स्टैक इंजीनियर बन जाओगे। बिल्कुल। नोड जेएस है, स्काला है, ये भी लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप तो मस्त सीखना है, बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बूटस्ट्रैप सीखो, तुम इसकी जगह तुम टेलविंड सीएसएस सीख लो, ज़्यादा बेस्ट है। पीएचपी पीएचपी भी इंडिया में तो बिल्कुल डिमांड शायद खत्म हो गई है अब, और बहुत पुरानी हो चुकी है ना ये। बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, मतलब उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है पर है, कह सकते हैं। मतलब ये ट्रेंडिंग में नहीं चल रही। फेसबुक जो है वो पीएचपी में बनाया था मार्क जकरबर्ग ने जब वो अपने कॉलेज में था, वो पीएचपी पे ही था पूरा फेसबुक पहले। रूबी ऑन द रेल्स, ये भी कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा ट्रेंडिंग में है ये। जे क्वेरी ये भी आनी चाहिए, ये भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है। वी स्क्रिप्ट, ये तो मेरे को नहीं पता क्या होता है वी स्क्रिप्ट, क्या होता है ये वी स्क्रिप्ट, पहली बार नाम सुना है। वी स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट का है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक तरह से स्क्रिप्ट लिख सकते हो। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वैसे ही वीबी स्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और रिएक्ट जेएस, जैसे मैंने कहा रिएक्ट जेएस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट जेएस। एंगुलर जेएस, ये अभी आज से 5 साल पहले बहुत ट्रेंडिंग में, मतलब रिएक्ट जेएस से पहले एंगुलर जेएस का बहुत क्रेज था। मतलब आपको अगर एंगुलर जेएस आती है आपको इजीली जॉब मिल जाती। अभी भी इसकी डिमांड है पर रिएक्ट जेएस की ज़्यादा डिमांड है आजकल। आप एंगुलर कर रहे हो कोई दिक्कत है, आपकी बढ़िया जॉब लग जाएगी, पर रिएक्ट जेएस करोगे तो आपको स्टार्टअप में काम करने का बिल्कुल अच्छा मौका मिल जाएगा। और जावास्क्रिप्ट तो आपको बिल्कुल ही आनी चाहिए, बिल्कुल ही आनी चाहिए। और ये कौन आ गया था, सोमपन ऋषभ पाठ।
बड़ा डेटा है। और HTML से बिल्कुल आनी चाहिए। अ, तो हाउ अ वेबसाइट वर्क। वेबसाइट एक काम कैसे करती है। तो हर एक वेबसाइट का अपना एक नाम होता है। उस नाम को बोलते हैं हम URL। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब उसका एक नाम है, जैसे कि तुम्हारा जो भी ज्वाइन कर रखे हैं सब पे एक नाम है। तो उस नाम को हम ऑनलाइन होस्ट करते हैं किसी होस्टर द्वारा। जैसे वर्सल है, ये नेटलिफाई है, ये गोडैडी है, या फिर होस्टिंगर है। जो वर्सल और नेटलिफाई फ्री में देते हैं, बाकी सब पैसे लगाते हैं। आपको अगर होस्ट करना है तो नेटलीफाई यूज करो, तो बहुत सिंपल है यूज करना। उसकी यूट्यूब पे दो वीडियो देखो, 2 मिनट की वीडियो है, देख के पता चल जाएगा यूज करते हैं। तो आपको बस गूगल पे आके वेबसाइट का नाम लिखना होता है, तो गूगल जो होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर्स पे। सर्वर्स जो बताए थे मैंने, सर्वर्स होते हैं। अब जो वेबसाइट के जो भी नाम स्टोर होते हैं वो होते हैं DNS सर्वर के अंदर। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारी वेबसाइट के नाम लिखे होते हैं और उनका एड्रेस लिखा होता है कि ये वेबसाइट का एड्रेस है किधर, ये वेबसाइट कहाँ पे आपको लेके जाएगी। आपने वेबसाइट क्लिक करी तो आपको DNS सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट। DNS सर्वर बोलेगा कि हाँ इस नाम से तो ये वाला एड्रेस है, तो आपको उस नाम से वाले एड्रेस पे जाके आपको दिखा देगा कि इस नाम पे ये एड्रेस है। तो ये ऐसे काम करता है वेबसाइट। आपने यूजर से आप यूजर हैं, आपने ब्राउजर में सर्च किया, आप क्या रिक्वेस्ट जाएगी DNS सर्वर के पास, DNS से जाएगी मेन सर्वर के पास। मेन सर्वर पर क्यों जाएगी, क्योंकि मेन सर्वर के पास होता है डेटा। DNS सर्वर के पास सिर्फ उसका नाम और एड्रेस होता है। DNS सिर्फ नाम और एड्रेस में डील करता है। जो मेन सर्वर होता है सारा डेटा उसके पास होता है, मेन सर्वर के पास। वो मेन सर्वर कुछ भी हो सकता है, वो AWS हो सकता है, वो गूगल क्लाउड हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर मेन सर्वर क्या करेगा, आपको वेबसाइट दिखा देगा वहां से। तो फिर प्रोजेक्ट्स जो आगे हम बनाने वाले हैं वर्कशॉप में, सबसे मेन प्रोजेक्ट होता है किसी भी वेब डेवलपर के लिए स्टार्टिंग में उसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में वो दिखा सकता है दुनिया को कि उसने क्या करा है। वो अपने लिंक्डइन पे डाल सकता है, अपनी वेबसाइट दिखा सकता है, देखो मैंने ऐसे ऐसे काम करा है। ये नीतीश की वो है, नीतीश कुमार की पोर्टफोलियो। मैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं तो मेरा पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा पोर्टफोलियो है। ये आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट में पोर्टफोलियो बनाने सिखाएंगे हम, पोर्टफोलियो कैसे बनता है। या उसमें अपने स्किल दिखा सकते हैं कि आप कितना कितना आता है। जैसे फ्रंट एंड में आपको क्या क्या आता है, ये बैक एंड में क्या क्या आता है। आप बिल्कुल इजी दिखा सकते हो उसमें। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप वेब डिजाइनर हो तो आपके पास खुद का पोर्टफोलियो तो होना ही चाहिए। बहुत हेल्प करता है ये। पोर्टफोलियो में अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हो, अपने प्रोजेक्ट क्या क्या बना रखे हैं या प्रोजेक्ट सारे देख सकते हो। और अपने अचीवमेंट डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। तो ये होते हैं पोर्टफोलियो बनाने के फायदे। तो आपको अगले वर्कशॉप में हम पोर्टफोलियो बनाना सिखाएंगे। तो फिर और फिर पोर्टफोलियो के बाद आपको एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करवाएंगे। मतलब कि पोर्टफोलियो से बेसिक सा प्रोजेक्ट होता है, मतलब आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। उसके बाद जो बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपको बनाना पड़ेगा रेजर पे का क्लोन। रेजर पे एक पेमेंट की वेबसाइट है, मतलब वो पेमेंट पेमेंट का वो देते हैं ऑप्शन। मतलब आपको अपनी वेबसाइट पर किसी आपने कोई ऑनलाइन स्टोर बनाया है, आपको यूज पेमेंट लेनी है अपने वेबसाइट से, तो आप रेजर पे यूज कर सकते हो। रेजर पे में हमारे एक टीचर काम करते थे। हम सेकंड ईयर में थे तो हम हमें एक टीचर थे, वो DSA पढ़ाते थे। तो वो रेजर पे में ही काम करते थे। तो आपको रेजर पे बनाना सिखाएंगे, कैसे उसकी रेजर पे की वेबसाइट बनेगी वो नीतीश सिखाएगा आपको। पर उसके थोड़े इश्यूज चल रहे हैं तो इसलिए आज अवेलेबल नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही है। किसी को कोई क्वेश्चन हो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट। कुछ कह रहा है क्या रमन। बुक टू रिफर, बुक तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी वैसे कुछ।
बुक HTML के लिए, वेब डिजाइनिंग के लिए बुक नहीं, बुक मैंने तो नहीं पढ़ी आज तक किसी वेब डिजाइनिंग के लिए। एक कोर्स किया था मैंने एक यूडेमी पे, वो था द कंप्लीट, क्या था उसका नाम, द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। दिखा देता हूँ, द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। हम्म ये रहा कोर्स का नाम, द कंप्लीट वेब 2023 वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। इसमें आपको पूरा फुल स्टैक बताएंगे कैसे सीखना है फुल स्टैक। मतलब ये कोर्स तो वैसे मिलता है 2-3 हज़ार का मिलेगा, पर यूडेमी पे डेली डेली सेल चलती है, मतलब हफ्ते में 2 दिन तो सेल चलती है उसका। 400 450 का मिल जाता है वो, मैं 450 का लिया था शायद। आप भी ले सकते हो, मतलब इसमें आपको क्या है ना, पूरा कंटेंट लाइन वाइज मिल जाएगा। दिखाता हूँ मैं कोर्स में क्या क्या है। देखो जैसे कि आप पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिल जाएगा, HTML इंटरमीडिएट HTML, मल्टी पेज वेबसाइट, CSS, CSS प्रॉपर्टी, एडवांस CSS, बूटस्ट्रैप स्किप कर देना, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता बूटस्ट्रैप सीखो। और फिर आपको प्रोजेक्ट भी बनाना सिखा देंगे, इसमें प्रोजेक्ट कैसे कैसे बनेंगे। फिर जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी आपकी, फिर जेक्वेरी, यूनिक्स, बैकएंड में नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, जेएस, गिटहब, API बनाना सिखाएंगे, डेटाबेस, SQL, ये सब डेटाबेस हैं। और फिर रिएक्ट जेएस, फिर वेब 3 वाली चीज़ें, आप किसी को वेब 3 में इंटरेस्ट हो तो क्रिप्टो करेंसी, NFT, क्रिप्टो टोकन, इन सब में इंटरेस्ट हो तो ये भी सब इसके अंदर है। इसको आप रेफर कर सकते हो, द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैंप में। लिंक डाल देता हूँ नीचे, किसी को देखना हो तो देख सकता है। वैसे मैंने बुक से तो वो नहीं पढ़ा है, तो आज तक कभी नहीं पढ़ा हूँ, नहीं पढ़ा। और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट हो तो ग्रुप में भी पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे वेब डेवलपमेंट वाला ग्रुप है। आप किसी ने ज्वाइन नहीं करा हो तो आप अगर अपने GDSC के HTML ग्रुप पे जाओगे तो ऊपर दिख जाएगा आपको कि आपके इतने सारे अलग सेक्शन है, फ्लटर का है, वेब डेवलपमेंट का है, और बहुत सारी चीज़ें, और DSA सब है उसके अंदर। तो वहाँ पे इजीली आप पूछ सकते हो। मेन ग्रुप पे तो आप मैसेज नहीं कर पाओगे, पर उन वाले ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। किसने ज्वाइन किया था? अमन चौधरी, अनुराज, कीर्तिका, नीतीश, रमन। चलो ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वर्कशॉप। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक करवाएंगे हम शायद, डेटा साइंस की करवाएंगे क्या? हाँ, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में हो तो नेक्स्ट सैटरडे उसकी वर्कशॉप होगी 3 बजे से, तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो ठीक है, बाय बाय।